नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताने वाले हैं। सबसे पहले बात आज हम करेंगे सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और ये गुड न्यूज है रक्षा क्षेत्र से। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है 5000 किलोमीटर तक तबाही का अग्नि साक्षी। जी हां, अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित अग्नि 5 5000 किलोमीटर दूर तक के अपने निशाने पर सटीक प्रहार कर सकता है। इस खास बैलिस्टिक मिसाइल की जद में चीन, पाकिस्तान के साथ आधा यूरोप और आधा अफ्रीका आता है। भारत ने दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके हथियारों के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई है। बुधवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित टारगेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। अग्नि 5 मिसाइल से भारत की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस घातक मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिसकी जद में पाकिस्तान और चीन से लेकर तुर्की तक है। ये मिसाइल न सिर्फ पूरे एशिया बल्कि आधे यूरोप और आधे अफ्रीका महाद्वीप के देशों तक को निशाना बना सकती है। भारत की ये पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो दूसरे महाद्वीप के देशों तक सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 जो भारत की अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके परीक्षण भी लगातार किए जा रहे हैं और 20 अगस्त को स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी वो सैन्य कमांड जो अधिकृत है इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, इनके इस्तेमाल के लिए, उसने अग्नि 5 इंटरमीडिएटरी रेंज मिसाइल का एक और परीक्षण किया। उड़ीसा में ये परीक्षण हुआ और बताया गया कि ये बेहद सफल रहा क्योंकि अग्नि 5 ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को टारगेट किया। अग्नि 5 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाई गई एक लंबी दूरी की एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। इस मिसाइल को मॉडर्न नेविगेशन, वॉरहेड और इंजन टेक्नोलॉजीज के साथ डिजाइन किया गया है जो इसकी मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाती है। सबसे खास है इसकी तकनीक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक। MIRV एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिसाइल एक साथ कई वारहेड्स ले जा सकती है। अलग अलग वारहेड से कई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साधा जा सकता है। अगर ये लॉन्च किया जाता है तो 7 से 8 डिफरेंट टारगेट्स को ये एंगेज करेगा। इसकी स्पीड दिखाती कि इसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। इसका CEP दिखाता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और साथ में जिस तरीके से इसका परीक्षण किया गया वो एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुआ है। तो ये इससे हिंदुस्तान का कॉम्बैट पोटेंशियल बढ़ेगा, चाहे ये पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया जाए, चाहे ये चाइना के अगेंस्ट लॉन्च किया जाए, ये एक डेफिनेट रिजल्ट देगा। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 24 मैक है, यानी इसकी रफ्तार आवाज से भी 24 गुना तेज है। ये अपने साथ 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। DRDO ने इसे भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया और 2012 से लगातार भारत इसके अलग अलग टेस्ट करके इसकी रेंज को एनहांस करता आया है। अग्नि 5 जैसा कि नाम ही बताता है, ये 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है और इसकी गति की अगर हम बात करें तो ये आवाज की गति से 23 गुना ज्यादा है यानी 24 मार्क। तो इसकी गति, इसकी मारक क्षमता और 1500 किलो के वॉरहेड्स ले जाने की जो क्षमता है, ये अग्नि 5 को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने किया है जो भारत की महत्वपूर्ण मिसाइलों की कमान संभालता है और रक्षा मंत्रालय ने इस टेस्ट में मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स के सफल होने की पुष्टि की गई है। अभी दुनिया के चंद देश ही ऐसे हैं जिनके पास MIRV तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है।
हिंदुस्तान देखिए एक रीजनल सुपर पावर की तरह उभर रहा है, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे इंडो पैसिफिक का इलाका हो, चाहे अगेंस्ट चाइना हो। हिंदुस्तान एक पावर है। हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में, चाहे स्पेस के क्षेत्र में, वो आज की डेट में वर्ल्ड के बराबर है। चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, उसके समकक्ष हिंदुस्तान आज की डेट में खड़ा हो गया है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था और उसके बाद अलग अलग मानकों पर इसके कई परीक्षण हो चुके हैं। ये अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की एक फैमिली है। अग्नि 1 का पहला परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। अग्नि 2 का पहला परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को किया गया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। अग्नि 3 का पहला परीक्षण 9 जुलाई 2006 को किया गया, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर थी। अग्नि 4 का पहला परीक्षण 10 दिसंबर 2010 को किया गया, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। और अग्नि 5 का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी। अग्नि 5 के लॉन्चिंग में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। लगातार डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है, इसके दूसरे वर्जन्स पर काम कर रहा है, जहां पर मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जाने की क्षमताओं के साथ अग्नि 5 को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अग्नि 5 का ये सफल परीक्षण भारत का एक और सफल परीक्षण माना जा रहा है, खास तौर पे ऐसे में जब एक तरफ पाकिस्तान जैसा दुश्मन है और दूसरी तरफ चीन। तो भारत और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत लगातार अपने आप को सैन्य क्षमताओं में बेहतर बना रहा है और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भारत की सफलता की कहानी कह रही है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से भारत की रक्षा शक्तियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और भारत ने दिखा दिया है कि वो दुनिया की महाशक्ति बनने की रेस में पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। शिवानी शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल लोगों से ठगी करके उनके रुपयों को तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि जांच एजेंसियों को उन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन साइबर अपराधियों के इस चाल को नाकाम करने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई का प्लान। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है और इसके लिए वो एआई की मदद लेगी। आरबीआई जल्द ही इस मामले में बड़ा कदम उठा सकती है। इसके तहत आरबीआई सभी बैंक्स को म्यूल अकाउंट्स की पहचान करने को कहने जा रही है। म्यूल अकाउंट्स वो बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले फ्रॉड की राशि को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए करते हैं। लेकिन अब आरबीआई सभी बैंक्स को खातों की जांच और पहचान करने के लिए कहने जा रही है। आरबीआई जल्द ही सभी बैंकों के लिए इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर देगी। जल्द ही म्यूल अकाउंट्स की पहचान के लिए बैंक खातों की एआई आधारित जांच करना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा। आरबीआई सूत्रों के मुताबिक नए लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एआई आधारित ये व्यवस्था लागू करना जरूरी होगा। खास बात यह है कि इसका एक पायलट प्रोजेक्ट एक बैंक में किया गया तो इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। सरकार इस समय इंडियन बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगी है और इसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कई सारे बैंकों को ये कह दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कीजिए और जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स जो एक से जगह दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करते हैं, ज़्यादातर ये पैसा ब्लैक मनी होता है या फिर ये इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है। इसको रोकने के लिए अब एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बैंक के अंदर ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है और इस पायलट प्रोजेक्ट में लगभग 13 लाख ऐसे म्यूल अकाउंट्स पाए गए थे। देश भर के अंदर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक
बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उन लोगों को कहा गया है कि धीरे धीरे करके आप अपने सिस्टम के अंदर एआई का इस्तेमाल करना शुरू करिए और एआई का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स आप पकड़ सकते हैं उनको पकड़िए। तो अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो, बैंकों की जो क्लीनिंग है उसको किया जाएगा और जिस तरीके के म्यूल अकाउंट्स बन रहे थे, जिस तरीके से पैसे की हेरा फेरी की जा रही थी, सरकार उसके ऊपर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें खासतौर पर 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात शामिल है। आज इस प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह ने मंजूरी दे दी है और इसको अंतिम फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है इंश्योरेंस प्रीमियम में बड़ी राहत का रास्ता साफ। जी हाँ, जीएसटी कम होने से आम लोगों से जुड़ी चीजों के सस्ते होने की उम्मीद बढ़ गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन माना जा रहा है कि इंश्योरेंस और उसके प्रीमियम पर जीएसटी कम या शून्य किया जा सकता है। आज मंत्रियों के समूह में इस बात पर सहमति बन गई है कि अब 4 की जगह जीएसटी के केवल 2 स्लैब रखे जाएं। ऐसा होता है तो घरेलू इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं और इसके साथ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी राहत मिल सकती है। आज राज्यों के मंत्रियों के समूह में इस बात पर सहमति बन गई है और इस बारे में अंतिम फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल करेगी। इसके बारे में बता रही है हमारे संवाददाता साक्षी बत्रा। एक बड़ी बात जो सामने आ रही है खासतौर पर आम लोगों के लिए, वो होगी राहत खासतौर पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये मान लिया है और ये प्रस्ताव आगे जीएसटी काउंसिल को कर दिया है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी नेसेसिटीज़ को, इनके प्रीमियम्स के ऊपर कोई जीएसटी रेट नहीं लगना चाहिए। करंट सिचुएशन में अभी आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते थे, आपको 18% तक का जीएसटी भरना पड़ता था। तो मान लेते हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, 20,000 रुपए का आपका एनुअल प्लान है, इसमें टैक्स लगाते ही आपको केवल 3600 रुपीज़ का तो केवल आपका टैक्स लगता था और बाकी का आपका प्रीमियम कॉस्ट में जाता था, यानी कि 23,600 रुपए की जो आपकी पेमेंट है वो जाती थी प्रीमियम के ऊपर, बाकी आपको टैक्स भरना पड़ता था। अब नए प्रपोजल में ये सारा जीएसटी कंपोनेंट को हटा दिया जाएगा, 18% तक को हटा दिया जाएगा, यानी कि अब आप जब भी नया हेल्थ इंश्योरेंस, नई लाइफ इंश्योरेंस लेने जाएंगे, प्रीमियम भी अगर आप हर साल भरते हैं तो उसमें भी अब आप देखेंगे एडिशनल टैक्स नहीं होगा, अगर ये प्रस्ताव फाइनल जीएसटी काउंसिल में, जो कि अक्टूबर में बैठक होने वाली है, उसमें पास हो जाता है। त्योहारों के दौरान ट्रेन में टिकट हासिल करना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है। आने वाले त्योहारों के मौसम में रेलवे ने इस स्थिति से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। ऐसे में हमारी जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। रेलवे का प्लान, त्योहारों में घर जाना होगा आसान। हर कोई यही चाहता है। बिहार और यूपी के लोग त्योहारों के दौरान घर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए त्योहारों के दौरान ट्रेन में टिकट लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। हजारों लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से त्योहारों में अपने घर जाने से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा रेलवे ने इस बार दिवाली और छठ पूजा के मौके पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे ने इसके लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें पूरे देश में चलाई जाएंगी। रेलवे को उम्मीद है कि इससे त्योहारों के दौरान ट्रेन में लोगों की भीड़ को कम किया जा सकेगा। रेलवे इसके अलावा त्योहारों के दौरान रिटर्न जर्नी करने वालों को 20% की छूट देने जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उदय गुप्ता। आने वाले त्योहारों को लेकर भारतीय रेलवे ने एक गुड न्यूज दी है। गुड न्यूज ये है कि आने वाले दिनों में जो त्योहार पड़ने वाले हैं, यानी दीपावली, छठ और दशहरा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में भारतीय रेलवे ने 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह पूजा स्पेशल ट्रेनें होंगी जो देश के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में जबरदस्त भीड़ होती है ट्रेनों में, उसको देखते हुए रेलवे ने फैसला किया है कि छठ में जो यात्री छठ पूजा करने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से बिहार की तरफ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे या देश के अन्य राज्यों में जाएंगे, उनके लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। बिहार में 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, एक बुद्ध सर्किट की स्पेशल ट्रेन भी चल रही है और साथ ही साथ जो अमृत भारत ट्रेनों का कुनबा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल ऑफर की भी शुरुआत की है, जो फेस्टिव सीजन में स्पेशली उन यात्रियों के लिए है जो कंफर्म टिकट लेकर के
त्योहार मनाने के लिए जाएंगे और त्योहार मना करके अपने घरों से वापस अपने काम पर लौटेंगे। उसके लिए रिटर्न राउंड ट्रिप टिकट की व्यवस्था रेलवे द्वारा की गई है। राउंड ट्रिप टिकट में अगर आपने कंफर्म टिकट लिया है तो एक निश्चित अवधि में, यानी अक्टूबर में जाने का और दिसंबर के लास्ट वीक में वापसी का टिकट अगर आप कराते हैं तो आपको वापसी की टिकट पर 20% का डिस्काउंट भी भारतीय रेलवे देगी। और बिहार को कल एक ऐसे ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूती मिल सकेगी। जी हाँ, ऐसे में हमारी जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बिहार में इंजीनियरिंग का चमत्कार ब्रिज की सौगात। जी हाँ, आपको बता दें गंगा नदी पर बना ये पुल आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। 6 लेन के इस चौड़े सड़क पुल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को विस्तार मिलेगा। बिहार के लोगों को शुक्रवार को एक सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी कल औटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा और इसके बनने से लोगों को सफर में बड़ी सहूलियत मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 8.150 किलोमीटर का है, जिसमें ब्रिज की लंबाई 1.865 किलोमीटर है। गंगा नदी पर बना ये ब्रिज 6 लेन का है, जिस पर 1870 करोड़ रुपए की लागत आई है। गंगा नदी पर यह ब्रिज पहले से मौजूद राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। इस वक्त हम औटा सिमरिया जो सड़क परियोजना है उस परियोजना के ऊपर जो गंगा नदी पे ब्रिज बना है उसी ब्रिज पे हमारी मौजूदगी है और आपको दिखाते हैं ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ती है। उस परियोजना पर कई सालों से काम चल रहा था और अब लगभग 18 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। गंगा नदी पर बने इस पुल के खुलने से लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगी। दरअसल राजेंद्र सेतु के जर्जर होने की वजह से भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता तय करके दूसरी तरफ जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बनने के बाद ये पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। बेगूसराय के विकास में ही नहीं बल्कि बिहार के विकास, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को एक नया पुल से जोड़ने का काम करेंगे और आकर के इस बेगूसराय इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक नए आयाम को जोड़ेंगे। मोकामा के औटा से बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाले इस ब्रिज के बन जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। गंगा नदी पर 6 लेन का बना ये पुल देश का सबसे चौड़ा सड़क पुल है। इस पुल से न केवल मोकामा और बेगूसराय जुड़ जाएंगे बल्कि इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों के बीच भी यातायात सुगम हो जाएगा। मां गंगा के ऊपर जिस तरह से बना और मनोहर दृश्य आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, आज़ादी के बाद बिहार के देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम से जो राजेंद्र ब्रिज बना हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को विकसित बिहार का जो मजबूत नींव का फलाफल दिखाई पड़ रहा है, वो आज इस सेतु के माध्यम से 6 लेन पुल के माध्यम से उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा। नए पुल पर गाड़ियों के फर्राटा भरने के साथ ही लोगों का वर्षों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। पूर्णिया, भागलपुर समेत अन्य जिले के लोगों को पटना जाने में अब यहाँ जाम का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा, तो वहीं पटना के लोग अब बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों का सफर अब महज चंद घंटों में पूरा कर सकेंगे। इस पुल के बन जाने के बाद इन इलाकों में कनेक्टिविटी क्रांति होगी और बेगूसराय के साथ पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकेगी। शशि भूषण, बेगूसराय, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट्स को एक खास मौका देने जा रहा है जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे लोगों को डिग्री हासिल करने के लिए डीयू एक मौका और देने जा रहा है।
तो हमारी जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। जिनकी पढ़ाई छूटी वो कर सकते हैं डिग्री पूरी। जी हाँ, जिन लोगों ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई किसी वजह से अधूरी छोड़ दी थी, ऐसे लोग डीयू की नई स्कीम के तहत अपनी डिग्री हासिल कर पाएंगे। डीयू ने ऐसे स्टूडेंट्स को डिग्री के लिए स्पेशल चांस देने की घोषणा की। इसके तहत वर्ष 2012 से 2019 में ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला पाए और वर्ष 2012 से 2020 में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र की आवेदन करने के योग्य होंगे। इस स्पेशल मौके के लिए 15 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी है जिन छात्रों ने साल 2012 से लेकर 19 और 2012 से 2020 तक के लिए यूजी और पीजी के कोर्स जो है वो बीच में छोड़ देते किसी कारणवश, उनके पारिवारिक किसी कारणवश या किसी फाइनेंशियल स्थिति के कारण उन्होंने अपना पीजी या अगर यूजी छोड़ा था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उन छात्रों को एक विशेष मौका दे रही है अपना पीजी और यूजी और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। अगर आपने यूजी यानी कि अगर बात की जाए 2012 से लेकर 2019 के बीच में इस टाइम पीरियड के अंदर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए अप्लाई किया था और आप किसी कारण से छूट गए थे, वो लोग अब इस कोर्स के अंदर दोबारा अप्लाई कर के इस कोर्स को, अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर इस कैटेगरी में पीजी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके लिए आपको साल 2012 से 2020 के अंदर ये दिखाना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपने इस टाइम पीरियड में एनरोल किया था और बीच में आप इस पढ़ाई को छोड़ गए थे। वो स्टूडेंट्स एक बार फिर से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो है वो पूरा कर सकेंगे और प्रोफेशनल कोर्स से भी जुड़े लोग इस टाइम पीरियड के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया था, वो अगर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो भी अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन ये जो कोर्स हैं, चाहे वो पीजी है, चाहे वो यूजी है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए आवेदन करने की जो आखिरी तारीख दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रखी गई है वो 15 सितंबर 2025 रखी गई है। अब रुक करते हैं कश्मीर की हसीन वादियों का, जहां डल झील के किनारे इन दिनों रोमांच और वाटर स्पोर्ट्स के साथ खुशनुमा नज़ारों का संगम देखने को मिल रहा है। और जब ये संगम होता है तो नज़ारा और भी खास हो जाता है। हमारी अगली और 7वीं जो गुड न्यूज़ है वो है डल झील में खेलो इंडिया जल महोत्सव। जी हाँ, श्रीनगर की पहचान डल लेक इन दिनों रोमांच और उत्साह से सराबोर है, जहां पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की गूंज सुनाई दे रही है। रोमांच, पर्यटन और संस्कृति सब एक साथ नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस पहल से कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। बेपनाह खूबसूरती को समेटे कश्मीर, जहां हसीन वादियां हैं, दिलकश नजारे हैं और सुहाना समा है, उसी कश्मीर के श्रीनगर में डल झील भी है, यानी कश्मीर की पहचान। वो डल लेक जो खूबसूरती का वो आईना है जिसे देखने दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। सर्दी और गर्मी डल झील की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन अब ये झील सिर्फ सैलानियों की सैरगाह ही नहीं रही, बल्कि रोमांच और खेलों की गवाह भी बन गई है। दरअसल श्रीनगर में पहली बार 3 दिन के खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, यानी डल लेक के शांत पानी पर अब स्पीड, पावर और रोमांच की लहरें गोते लगा रही हैं। देश भर से आए एथलीट्स यहाँ अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। खेलों का ये रंग कश्मीर की वादियों के उस हसीन नजारे के साथ मिलकर और भी खास हो गया है। इस पहल का मकसद न सिर्फ स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा देना है, बल्कि कश्मीर को रोमांचक खेलों और टूरिज्म का हब बनाना भी है। मेरे को पहली बार कश्मीर आने का मौका मिला है और यहाँ मेरे को आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे फॉरेनर में तो बहुत टूर हैं, पर यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि फॉरेनर में हो रहा कंपटीशन। और यहाँ का माहौल और बहुत अच्छा है रहने की और खाने की, और डल लेक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने उठाया एंड साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उठाया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ काउंसिल के ऑल जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। या अगर हमारी बात करेंगे, हम कोच से या हमारी ड्यूटी यहाँ लगे एज ए वॉलंटरी, हमें काम करना है, एथलीट को देखना है, एथलीट को हमें ये करना है कि अगर इसके पास पानी नहीं, उनको पानी का प्रोवाइड करना, हर एक चीज़ यहाँ फैसिलिटी। हम चाहते हैं कि ये यहाँ एडवेंचर में यहाँ बूस्ट हो जाए,
क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोकल्स आ रहे हैं। जो लोकल लोग हैं इनको भी बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट टाइम है विंटर वाटर स्पोर्ट्स ये फेस्टिवल हो रहा है। जैसे विंटर गुलमर्ग में हो रहा है विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वैसे वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ जो एथलीट हैं वो अपना जो भी टैलेंट वो यहाँ वो शो कर रहे हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन डल लेक की खूबसूरती और खेलों का अनोखा संगम है। यह नजारा बताता है कि कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि खेल और साहसिक रोमांच का भी मुकाम बनने की राह पर है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इस तरह के आयोजनों से कश्मीर के युवाओं को जिंदगी का एक नया मकसद मिलने की उम्मीद भी जगी है। जो वहाँ पे KCC जो बहुत सुंदर सा जगह है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पे एक इवेंट भी करने का यहाँ पे चांसेस बहुत है। प्लेयर में पोटेंशियल है, अभी अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, उनको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कैंप्स की ज़रूरत है। यहाँ पे टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत करना है, प्लेयर को भी मेहनत करना है, कोचेस को मेहनत करना है और सरकार का साथ चाहिए। खेलों के साथ साथ कश्मीर की रूहानी संस्कृति का भी रंग बिखरा है। पारंपरिक संगीत, रंगारंग कार्यक्रम और कश्मीरी खान पान इस फेस्टिवल को बना रहे हैं और भी यादगार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।